डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद से भारतीय मिडिल क्लास के अमेरिकन ड्रीम को लगातार कई झटके लगे हैं। कभी माइग्रेशन पर टिप्पणी, कभी छात्रों पर कड़ाई, तो कभी यूनिवर्सिटीज पर शिकंजा। अभी तक ट्रंप के हर कदम को एक टेम्पररी दिक्कत मानकर लोग आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब H-1B वीजा की फीस में 30-40 गुना की बढ़ोतरी हो गई है। मतलब जो वीजा $2 से $5,000 में मिल जाता था, उसके लिए अब $1,00,000 चुकाने होंगे। यानी 4-5 लाख रुपए का काम अब 80-90 लाख रुपए में होगा। H-1B वीजा वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि अगर अमेरिका में आपको कोई काम करना है, एज ए प्रोफेशनल आप अमेरिका में एंट्री करना चाहते हैं, वहां जाके कोई नौकरी करना चाहते हैं, तो जो वीज़ा लगता है वो कहलाता है H-1B वीज़ा, और ये इंडियन आईटी सेक्टर में बड़ा फेमस वीज़ा है। तो आईटी एग्जीक्यूटिव, इंजीनियर, डॉक्टर और इस तरह के पेशे में लोग इसी H-1B वीज़ा के जरिए अमेरिका जाते हैं। अब कंपनियां वीज़ा स्पॉन्सर करने में हिचकिचाएंगी। स्टूडेंट F-1 वीज़ा पर अमेरिका में पढ़ते हैं तो इस उम्मीद में कि कहीं काम मिल जाएगा और H-1B वीज़ा भी हाथों हाथ आ जाएगा। जब अमेरिका में वर्क वीज़ा इतना महंगा हो जाएगा तो स्टूडेंट्स का मुंह भी घटेगा ही घटेगा और नौकरियों के मौके भी घटते हुए नजर आएंगे। यहाँ की आईटी कंपनियां जो वहां दफ्तर बनाकर यहां से प्रोफेशनल्स को ले जाती हैं, उनका काम भी डेफिनेटली महंगा हो जाएगा। ऐसे में ये सोचने का वक्त आ गया है कि क्या पढ़ाई, नौकरी और स्थायी तौर पर अमेरिका में बसने के लिए अमेरिका का विकल्प खोजने का वक्त आ गया है। और क्या अमेरिका में ये माहौल परमानेंट रहेगा या बदल भी सकता है? क्या भारतीय टैलेंट का फायदा उठाने के लिए अब अमेरिकी कंपनियां उल्टा भारत में दफ्तर खोलेंगी? जीसीसी की चर्चा हम लगातार सुनते हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर तो एक रिवर्स ट्रेंड दिखाई देगा। बहुत सारे सवाल हैं जो इस H-1B वीजा डिबेट से अब उठ रहे हैं। तो आज हम भी इस H-1B वीजा पर बात करेंगे, लेकिन यहां बात थोड़ी फ्यूचरिस्टिक होगी। हमारा फोकस होगा कि जो व्यक्ति, जो बच्चे आज यहाँ ये सोच के पढ़ रहे हैं या ये सोच के अपने करियर को डिज़ाइन कर रहे हैं कि एक दिन हमें अमेरिका जाना है, या आप आईटी प्रोफेशनल है या किसी और तरह के प्रोफेशनल में हैं और H-1B वीज़ा का इंतज़ार आपको भी था, तो क्या अब आपका वो ड्रीम पूरा होगा? साथ ही इसके क्या कोई और विकल्प हैं? अगर अमेरिका नहीं तो दूसरे कौन से देश या फिर अपना ही देश? ये सारी बातें आज हम करेंगे और इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। एम्ब्रेस कंसल्टिंग की फाउंडर श्रुति स्वरूप और टीम लीज डिग्री अप्रेंटिसशिप के सीईओ डॉक्टर निपुण शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर शर्मा, अब जबकि H-1B वीज़ा इतना महंगा हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट कई गुना की उसमें बढ़ोतरी हो गई है, पहली बात तो ये हो गई है, तो क्या ये परमानेंट है या कभी आगे पीछे जब तक ट्रंप साहब हैं तब तक की बात है और फिर ये नॉर्मलाइज हो जाएगी? क्या ऐसी कोई उम्मीद है? देखिए, हमको हमेशा ये देखना है कि कौन से फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में हैं और कौन से फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये हम देख रहे हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है एंड स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है पॉलिसीज के अंदर। तो हमको ये फोकस करना है कि हम किन चीजों के ऊपर हमारा अपना कंट्रोल है। तो देखिए, आज जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो सर्विस इकोनॉमी है, और उसमें अगर आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन में ग्रोथ हो रहा है वो सब टेक कंपनीज हैं। तो जो इंडिया के बच्चे हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो अमेरिका में डिमांड है, और उसके लिए 3 तरीके होंगे। एक तो ये कि आप उन कंपनीज तक पहुंच सकते हैं अगर आप एआई में, एमएल में, बायोटेक में, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, इन फील्ड्स के अंदर जिनकी रिक्वायरमेंट अमेरिका में है उसके अंदर आप स्पेशलाइज कर सकते हैं। तो आप, एक तरीका है आप रिमोट जॉब कर सकते हैं। रिमोट जॉब के लिए आपके पास इन एरियाज में स्किल होनी चाहिए, सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, और कुछ स्किल्स आपके पास होनी चाहिए जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, कोलैबोरेशन और डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा तरीका ये है कि कंपनी आप तक पहुंचेंगी थ्रू ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। विपिन जी, जैसे आपने बोला, तो ऑलरेडी करीबन 2000 टॉप कंपनीज के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया के अंदर हैं। $60 बिलियन का वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आप ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में अपने भारत वर्ष में रहते हुए आपको एक इनोवेटिव काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और तीसरा अपॉर्चुनिटी ये कि जो लोग आज H-1B वीजा में आज अमेरिका में काम कर रहे हैं, उनको अगर अनसर्टेनिटी फेस हुई तो वो भारत वापस आएंगे और यहाँ पे आके स्टार्टअप्स करेंगे, और वो स्टार्टअप्स भी एक्सपेक्टेड है कि टेक के फील्ड में होंगे,
AI, ML, बायोटेक एक्सेट्रा के क्षेत्रों में, और वहां पर भी हमारे युवाओं को उन स्टार्टअप्स के अंदर काम करने का मौका मिलेगा। और आज जो जितने भी वेंचर हैं वो अच्छे टैलेंटेड लोगों के द्वारा स्टार्टेड स्टार्टअप्स पे पैसा लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये 3 जी। तरह से हम युवा जो है इन अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ टाइटर H1B फीस एंड नॉर्म्स। तो निपुण जी ने 3 सिनेरियो बताए, वो तीनों ही सिनेरियो ये कह रहे हैं, 2 में तो वो यही बता रहे हैं कि आपको हिंदुस्तान में ही रुकना है और काम करना है, यानी आप रिमोट जॉब ले लें या फिर आप GCC ज्वाइन कर लें, और तीसरे में जो वहां हैं वो शायद लौट के आते हुए नजर आएंगे। तो जो अमेरिकन ड्रीम है उसके 2 हिस्से हैं, एक तो डॉलर में कमाई, तो शायद वो आप फिर भी यहाँ रहते हुए कर लें या उस लेवल की कमाई कर लें, लेकिन एक जो अमेरिका में ही रहने का मन होता है, जो उस देश में या उस इकोनॉमी को समझने जानने और वहाँ पर समय व्यतीत करने वाला है, वो शायद अब थोड़ा खटाई में पड़ता दिख रहा है। तो श्रुति मुझे ये बताइए कि क्या हम ये माने कि जो मेजॉरिटी में एक तो ये हम सब जानते हैं कि जो 70 से 80% H1B होता था वो इंडिया को अलॉट होता था, और उसमें भी जो मेजॉरिटी ऑफ था वो IT जॉब्स के थ्रू ही आता था। जब अभी भी बहुत सारे बच्चे उसी ड्रीम के साथ पढ़ाई करते हैं, उसी ड्रीम के साथ प्रिपरेशन करते हैं। तो अब एक औसत IT एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है वो करीब $2 लाख के आसपास होती है। अगर $1 लाख उस वीज़ा में ही लग जाएगा तो कंपनियों के लिए वो कॉस्ट बियर करना आसान नहीं रहेगा। हो सकता है कुछ एक कंपनियां कर लें, हमें अभी नहीं पता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कंपनियां अपना हाथ उससे खींचती हुई ही नजर आएंगी, क्योंकि उनको भी अपने मार्जिन्स देखने हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि जो अब तक H1B वीज़ा का पैटर्न था वो चेंज हो जाएगा, और जिस तरीके से जिस क्वालिफिकेशन के जिस तनख्वाह वाले लोग जाते थे, कम से कम अब उनको दोबारा सोचने की जरूरत है? ग्रेट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आई थिंक सब अभी हम हर जगह यही बातचीत चल रही है कि अब इसमें आगे क्या होगा। चेंज हमें ऑलरेडी दिख गया है। हम ऑर्गेनाइजेशन से जब बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस खुद अभी चाह रही हैं कि हम L1 वीजा पे या तो लोगों को ले, या फिर हम ऑप्शंस देखें कि हम अंदर ही अंदर कैसे रोटेट कर सकते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। व्हाट यूएस इज ट्राइंग टू डू, यूएस चाह रही है कि हम अपने ही लोगों को एम्प्लॉय करें, हमारे अमेरिकन में ज्यादा अपॉर्चुनिटी वहां उन लोगों को आए। उससे हमारे पास ये सिचुएशन है इंडियंस के पास, जो आप कह रहे थे मैक्सिमम H1Bs इंडियन के पास जाते थे। एक अमेरिकन ड्रीम होता था फॉर द लास्ट 30, 40, 50 इयर्स। आई थिंक अब वो अमेरिकन ड्रीम की जगह हमें शायद यूरोपियन ड्रीम, मिडिल ईस्ट ड्रीम वो सोचना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज अभी भी है, आएंगी भी, और पर ये है कि कितनी होंगी, कम तो ऑब्वियसली हो जाएंगी। L1 की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी। L1 वीजा के रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं, तो अब हमें देखना पड़ेगा। और ये कितने साल चलता है ये भी हमें नहीं पता। जैसे आप पहले भी कह रहे थे, ये सिर्फ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन तक रहेगा, आगे रहेगा, अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। बट हाँ, चेंजेस हमें ऑलरेडी दिखने शुरू हो गए हैं। कॉन्वर्सेशंस जो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हो रही हैं वो चेंज होनी शुरू हो गई हैं। कैसे ये अनफर्ल होता है, ये अब देखने वाली बात है।